हेलो बच्चों। तो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ घर पे जाएगा तो घर घर पे ही है इसमें, तो है ना, आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया होगा। और अब लास्ट न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, इसमें कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिए हैं, हालांकि उनका एबीसीडी पार्ट मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है, बहुत नॉर्मल सा पार्ट है, वो पूछा भी जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है, ठीक है। और फिर ये हमारे बुक में एग्जाम्पल है 3, तो वो एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश समान होता है। आवेश की प्रकृति ही क्या होती है, विपरीत होती है, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है। कहां पर रखे हुए हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र में, मतलब दोनों को एक ही विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक। और उनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में स्थित होगा, ई विद्युत क्षेत्र में स्थित होगा, तो उस पर लगने वाले बल का परिमाण लिख रहा हूं मैं, एफ बराबर क्या होता है बच्चों, एम ए होता है, और एफ बराबर विद्युत क्षेत्र में क्यू ई होता है, ठीक है। तो हमने लिखा कि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इसलिए अपन ने क्यू ई लिख दिया। और ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्यू तो समान है ना, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और एफ को और क्या लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया एम ए, तो हमने लिखा एम, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्वरण और ये इलेक्ट्रॉन का क्या, द्रव्यमान, बराबर क्या है बच्चों, क्यू ई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला त्वरण कितना होगा, तो आंसर हमें क्या मिला, क्यू ई बटे एम ई, यही मिल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रोटॉन पर उसी समरूप विद्युत क्षेत्र में लगने वाला त्वरण कितना होगा, तो हमने लिखा है कि प्रोटॉन पर लगने वाला बल बराबर क्या होगा, वापस से वो भी क्यू ई होगा, विद्युत क्षेत्र ई और उसका आवेश, प्रोटॉन का आवेश क्यू माना, और दोनों का समान है भाई परिमाण, तो है ना, आवेशों का परिमाण समान है। तो F बराबर क्या लिखेंगे, ma लिखेंगे। अब ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है और प्रोटॉन का ही त्वरण है, बराबर क्या होगा, QE लिखा जाएगा। इसका मतलब प्रोटॉन पर लगने वाला त्वरण होगा QE डिवाइडेड बाय mp, यही होगा। और आपको क्या करना है, इनका अनुपात तो चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण और प्रोटॉन पर लगने वाला त्वरण, ऐसा ही है, अनुपात निकालते हैं। चलो भाई, इसमें इसका भाग लगाएं, तो जब आप भाग लगाओगे तो क्या होगा, QE डिवाइडेड बाय ME लिखा जाएगा, और यहाँ पर QE डिवाइडेड बाय MP लिखा जाएगा। देखो, QE से QE क्या हो गया, कैंसिल, MP कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, MP डिवाइडेड बाय क्या हो गया बच्चों, ME हो गया। आप देखेंगे कि त्वरणों का अनुपात, अब देखो इसको कैसे पढ़ा जा सकता है, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यही आंसर दिखा हुआ है, हमें दिया हुआ है, इसे और पढ़ा कैसे जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर त्वरणों का अनुपात उनके द्रव्यमानों के अनुपातों के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। देखो उल्टा है ना, इलेक्ट्रॉन का त्वरण ऊपर आ रहा है तो उसका द्रव्यमान नीचे आ रहा है, तो उनके द्रव्यमानों के अनुपातों के व्युत्क्रम के तुल्य होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर है, उनके मध्य की दूरी कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम है, और बहुत कम दूरी है। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। वैसे भी द्विध्रुव बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश तो बच्चों समान होता है, बस प्रकृति विपरीत है, तो बिल्कुल सही बात है, द्विध्रुव बन गया ये। तो द्विध्रुव आघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने लिखा P बराबर में क्या होगा बच्चों, Q इंटू 2a, द्विध्रुव आघूर्ण यही तो होता है। Q या तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लो या प्रोटॉन का आवेश ले लो, दोनों का परिमाण क्या है, समान है। तो हमें पता है कितना मान है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये तो हो गया क्या, आवेश। और उनके मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -29 कूलाम मीटर। मात्रक ध्यान में रखे, एम को पहले नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, है ना, कूलाम मीटर। बात समझ में आई? चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट देखो, दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तब इन आवेशों के मध्य बल क्या होगा? देखो, दो आवेशों के मध्य बल F है, तो हमने बोला कि प्रारंभ में, समझिए कंडीशन लेकर के काम करते हैं, कि प्रारंभ में दोनों आवेशों के मध्य की दूरी जो है वो r है। कितनी मानी अपन ने? r। और आवेश Q1 और Q2 है, तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और उसका मान कितना है बच्चों? F है, ये सवाल में दिया हुआ है। ये पहला केस हो गया हमारे पास में, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, r की जगह अब क्या कर दिया जाए? 3r कर दिया जाए, तो इन आवेशों के मध्य बल क्या होगा? तो हमने बोला नेक्स्ट केस में बल F1 है, ठीक है। और वो F1 कैसे ज्ञात होगा? तो K, आवेश तो वही थे Q1 और Q2, इनके मध्य की दूरी r की जगह अब हमें कितना करना पड़ेगा बच्चों? 3r करना पड़ेगा, प्रारंभ का 3 गुना, ठीक है। अब क्या होगा? ये 3r का स्क्वायर हो गया। देखो अब कैसे काम करेंगे, तो ये होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर होगा 9 और r का हो गया r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा वो देखो, पता चल रहा है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर क्या है? F था ना, तो ये हो जाएगा F, और उसमें भाग किसका लगेगा? 9 का। तो हमें पता चल गया कि यदि मध्य की दूरी को 3 गुना कर देंगे तो बल प्रारंभ का 1/9 हो जाएगा, या 9 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। पता चला ये कैसे काम किया अपन ने? बस वैल्यू तो पुट करी, वैल्यू पुट करते ही काम आ गया हमारा, तो आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर, दो एक समान और बराबर है, इसका मतलब Q1 का मान किसके बराबर है? Q2 के, तो अपन ने उसको मान लिया क्या बच्चों? Q। और आवेशों के मध्य की दूरी, दूरी का मान कितना? 3 मीटर है। उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण, वैसे भी अगर एक जैसे आवेश है तो प्रतिकर्षित ही होंगे, और लगने वाला बल F कितना है? 1.6 न्यूटन है। प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात करो, मतलब Q का मान ज्ञात करना है, सिंपल सा था। ये क्या होगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय बच्चों r स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 1.6। K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 पता होना चाहिए, Q1 और Q2 दोनों समान है, तो Q इंटू Q हो गया, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 3 गुना क्या होगा बच्चों? 3 होगा, बराबर में कितना? 1.6। 3 3 9 होते हैं, कैंसिल हो गया, ये Q स्क्वायर हो गया क्या? Q स्क्वायर और यहाँ पर 10 की घात 9 है, बराबर में कितना बच्चों? 1.6। तो इसका मतलब Q स्क्वायर बराबर हो गया, ये 10 की घात 9 का भाग लगा दो, 1.6 बटा 10 की घात 9, 10 की घात 9 को ऊपर लेकर जाओ, क्या होगा? 1.6 गुणा 10 की घात -9, ये तो होगा। इस पॉइंट को हटाओ, अब इस पॉइंट को हटाओ, जैसे ही हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 गुणा 10 की घात -10, माइनस की एक घात बढ़ जाएगी यहाँ पर, ये Q स्क्वायर है। तो Q का मान कितना होगा बच्चों? वर्गमूल करो इसका, 5 का वर्ग सॉरी 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4, और इसका 10 की घात -5, आंसर। इसे कैसे लिख सकते हैं और वो भी समझ लीजिए। मैं ऊपर नीचे अगर 10 से गुणा कर दूं, तो ऊपर 10 से गुणा करूंगा तो 40, और नीचे 10 का भाग लगाता हूं, ऐसा, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये घात कितनी हो जाएगी? जो 10 की घात -5 थी वो 10 की घात हो जाएगी -6, ठीक है। और 10 की घात -6 को बोलते हैं बच्चों माइक्रो, क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो इसका आंसर लिखा हुआ है 40 माइक्रोकूलम, ठीक है। प्रत्येक आवेश का परिमाण कितना होगा? 40 माइक्रोकूलम होगा। फिर नेक्स्ट देखो,
HCl और उनका द्विध्रुव आघूर्ण जो आपको दिया हुआ है 3.4 गुणा 10 की घात माइनस 30 दिया हुआ है, ठीक है। आयनों के मध्य की दूरी क्या होगी? अब देखो इस तरीके का सवाल हमारे पास में उदाहरण में भी है बच्चों। क्या उदाहरण है? वो NaCl का है कि NaCl एक द्विध्रुव है, वो हमें पता ही है Na प्लस और Cl माइनस होता है, ठीक है। और इसके दोनों आयनों के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम, शायद शायद बोल रहा हूँ 1.28 एंगस्ट्रॉम है, मतलब Na प्लस और Cl माइनस के मध्य की दूरी कितनी है? 1.28 एंगस्ट्रॉम है। तो NaCl का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। कैसे? पहले मैं वो वाला सवाल बता देता हूँ। तो NaCl का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P बराबर क्या होगा? Q इंटू 2a, और 2a की दूरी, जो दूरी है वो दी हुई है कितनी? 1.28 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात माइनस 10। आपको Q तो चाहिए था, दोनों आयनों के मध्य की दूरी तो ये दी हुई थी, ठीक है। अब देखो ये Q क्या होगा? तो हमने बोला Na प्लस है बच्चों, या फिर Cl माइनस है। कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है? एक बार तो है ना प्लस, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, इसका मतलब Q का मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो आप Q का मान रखोगे वो कितना रखोगे? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुणा 1.28 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलम मीटर है, ठीक है। बात समझ में आई क्या? वो NaCl के लिए। अब यहाँ पर देखो HCl के लिए सवाल को उल्टा कर दिया है, इस बार मध्य की दूरी पूछी। और ये कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, 2a दिया हुआ है। 2a क्या है? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के मध्य की दूरी हम 2a बोलते हैं। ये दूरी 2a पूरी, पता चले तुम इसको a मान लो, नहीं ये क्या है? 2a। a क्या होती है? मध्य बिंदु से किसी भी एक आवेश की दूरी, मध्य बिंदु से किसी भी एक आवेश की दूरी, ठीक है, ये समझना। चलिए, तो अब क्या बोल रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, तो मतलब P दिया हुआ है पहले से, चलो P लिख लिया। कितना दिया हुआ है? 3.4 गुणा 10 की घात माइनस 10, सॉरी माइनस 30 दिया हुआ है कूलम मीटर। और फिर Q का मान कितना दिया हुआ? सॉरी Q का मान तो हमें पता होना चाहिए, HCl है ना बच्चों, H प्लस और Cl माइनस। कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का, दिख रहा है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है तो हम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लिखेंगे 1.6 गुणा 10 की घात कितना बच्चों? माइनस 19। फिर 2a, ये दूरी तो हमें ज्ञात करनी है, आसानी से ज्ञात की जा सकती है। कैसे ज्ञात करेंगे? 2a बराबर क्या हो जाएगा? 3.4 गुणा 10 की घात माइनस 30 बटा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। सॉल्व करो, पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो गया, 100 गुना 32, कितना बचा? 2। फिर 2 में जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, तो 20 आ जाएगा। फिर 16 एकम 16, चलो इतने से तो काम चल जाएगा अपना, हो गया काम। तो 2.1 गुणा, देखो 10 की घात कितना रहेगा? माइनस का 11, यही तो सॉल्व हुआ, मीटर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे अपन। चल, तो ये सिंपल सा सवाल था, बहुत छोटा सा सवाल है, ऐसा पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो अब अपन इन सवाल के ऊपर आते हैं, ये है हमारे पास में टास्क। तो देखिए, सवाल को अगर 2 बार पढ़ोगे ना बच्चों तो ही पता चल जाएगा कि उसकी रामायण बोल क्या रही है, और पता चल जाएगा कि राम भगवान ने क्या किया। देखो 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश x अक्ष पर और इतने इतने बिंदुओं पर रखे हुए हैं। सारे आवेश कितने हैं? 4 माइक्रोकूलम के। कौन से अक्ष पे रखे हुए हैं? x अक्ष पे रखे हुए हैं। कितने बिंदुओं पर रखे हुए हैं? तो ये अनंत हैं और इन बिंदुओं पर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले x अक्ष बनाओ, ये अपन ने x अक्ष बना दिया, ठीक है। और इसके ऊपर 4 माइक्रोकूलम, तो x अक्ष चालू तो होगा 0 से, फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इसी तरीके से इस वाले बिंदु पे शायद 8 आएगा, और फिर ये x अक्ष आगे की ओर जाएगा, रुकने वाला थोड़ी। चलिए अनंत तक जाएगा। तो वो बोल रहा है कि एक वाले बिंदु पर, इस वाले पर Q आवेश है, और उस Q का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? 4 माइक्रोकूलम। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख देता हूं कि हमारे पास में Q का मान कितना दिया हुआ है? 4 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये 2 मीटर वाले पे भी रखा हुआ है, ये लो, यहां पर भी Q आवेश स्थित है। फिर ये 4 मीटर पे भी रखा हुआ है, ये, और ये 8 मीटर वाले पॉइंट पे भी रखा हुआ है, और इसी तरीके से ये फिर शायद 16 पे रखा हुआ होगा। इसी तरीके से चल रहा है ये सिनेरियो।
ठीक, फिर क्या बोल रहा है, इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखें, मूल बिंदु ये रहा, ठीक है, मूल बिंदु पर रखे एक कूलाम के आवेश क्यू नॉट, एक कूलाम को कितना मान लिया अपने, क्यू नॉट मान लिया, एक कूलाम। आवेश पर बल ज्ञात करो, इस क्यू नॉट आवेश पर बल ज्ञात करना। अब सोचो कि ये सारे के सारे प्लस के ही तो थे, 4 माइक्रो कूलाम के आवेश, ये क्यू नॉट एक कूलाम भी प्लस का, करेंगे क्या, प्रतिकर्षित, तो ये सारे के सारे अगर इसको प्रतिकर्षित करेंगे तो इस तरफ फेंकेंगे बच्चों, है ना, सभी के कारण लगने वाले बल की दिशा क्या है बच्चों, समान है, सभी के कारण, ठीक है। कौन कौन से बल की दिशा, तो हमने बोला इनको नाम दे देता हूं, ए बी, इसको सी, इसको डी दे दिया, ठीक है। तो ए वाले के कारण लगने वाला बल एफ ए, बी के कारण लगने वाला बल एफ बी, सी के कारण लगने वाला बल एफ सी, और डी के कारण लगने वाला बल एफ डी, और इस तरीके से जितने भी आप बना सकते हो अनंत तक वो बना लीजिएगा। ये सारे के सारे बल जो है वो एक ही दिशा में है, तो अगर एक ही दिशा में है तो ये जुड़ जाने चाहिए परिमाण में भी। और अगर आप देखोगे ये अगर प्लस का एक्स दिशा है जिसे हम आई कैप लिखते हैं, तो ये माइनस की एक्स दिशा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस का आई कैप लिखेंगे। अगर सदिश रूप में लिखना भी पड़ेगा बल को तो फिर अंततः आपको क्या लगाना पड़ेगा, एकांक सदिश माइनस का आई कैप लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो परिमाण निकालो, कैसे निकालेंगे, तो हमने लिखा कि ओ बिंदु पर लगने वाला परिणामी बल एफ रिजल्टेंट क्या होगा, एफ ए बल प्लस एफ बी बल प्लस एफ सी बल प्लस एफ डी बल डॉट 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 अनंत तक सदिश रूप में, ठीक है। अब परिमाण रूप में भी ये जोड़े ही जाएंगे, ये बात और ध्यान में रखें, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, है ना। चलिए करते हैं एफ ए, इन दोनों के मध्य क्या होगा, के पहला आवेश क्यू नॉट, दूसरा आवेश क्यू डिवाइडेड बाय दूरी, ये एक हो गया, है ना, तो एक का क्या स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है। एफ बी देखो, एफ बी किसके कारण, इस वाले आवेश के कारण, इन दोनों के मध्य के बीच के लिए तो देखेंगे अपन, तो क्या होगा, के पहला आवेश क्यू नॉट, दूसरा आवेश क्यू, फिर डिवाइडेड बाय दूरी, शून्य और दो के मध्य की दूरी 2 का स्क्वायर होगा, चलो, प्लस एफ सी के, फिर किसके लिए एफ सी, इसके और इसके बीच में, है ना, क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, दूरी 4 का स्क्वायर, फिर चलो आगे भी चल रहा है, एफ डी भी पता है हमें क्या, के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय डी के लिए दूरी 8 है, 8 का स्क्वायर और डॉट 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 अनंत तक जाएगा। कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, के क्यू क्यू नॉट कॉमन, फिर 1/1 का स्क्वायर एक ही होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 का स्क्वायर हो गया 1/16, और 1/8 का स्क्वायर हो गया 1/64, और ये सीरीज ऐसी ही चलेगी। गौर करो, अगर मैथमेटिक्स के हो तो आसानी से पता भी चल गया होगा क्या है। देखो, एक अगर पहला पद है तो दूसरा पद 1/4 है, मतलब मैं इसको गुणा करूं किससे, 1/4 से, ठीक है। अगर दूसरा पद 1/4 है तो तीसरा पद कैसा आया, इसको वापस से 1/4 से गुणा किया, ठीक। अगर तीसरा पद 1/16 है तो चौथा पद कैसे आया, उसको वापस से किससे गुणा किया, 1/4 से गुणा किया, ठीक। आप गौर करो कि एक निश्चित मान से हम गुणा करते जा रहे हैं और अगला पद आता जा रहा है। कौन सी श्रेणी हुई, गुणोत्तर श्रेणी। कौन सी श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। और ये गुणोत्तर श्रेणी का सार्वअंतर कितना है बच्चों, 1/4। क्या है, 1/4। सार्वअंतर को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। और ये गुणोत्तर श्रेणी कहां तक जा रही है, निश्चित पदों की है, अनंत पदों की है, आंसर है अनंत पदों की है। अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी के लिए योग का सूत्र लगाएंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। और उसी के साथ में मैं यहाँ पर मान भी रख देता हूँ, के का मान कितना, 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू का मान 4 माइक्रो 10 की घात -6, फिर क्यू नॉट का मान 1 डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होगा बच्चों। अब देखो, मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, आपको बता रहा हूँ। a प्रथम पद होता है, क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1। चलो मैं रखता ही जा रहा हूँ, मान रख देता हूँ, ये 1 रख दिया। फिर 1 माइनस आर,
ये आर क्या है बच्चों, आर है सार्वंतर जिससे हम लगातार गुणा करते जा रहे थे। कितना, 1/4 ही तो था। अब मेरे हिसाब से ये सॉल्व हो जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये बात ध्यान में रखना, अनंत पदों के योग के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, है ना। हो गया ये, चलो तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, मान एंड में क्या आएगा, बल ज्ञात करना था बच्चों, तो बल लिखेंगे क्या बच्चों, न्यूटन के अंदर, मात्रक क्या आएगा, न्यूटन। सदिश रूप लिखोगे तो फिर लास्ट में जो भी परिमाण आए उसके साथ में क्या लगाओगे, माइनस का आई कैप लगाओगे। ठीक है, चलो अब इस वाले सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल को पढ़ लीजिए, ये भी इसी पैटर्न के ऊपर है। देखो, 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोगुलाम का, मतलब चारों आवेश समान है और सभी का मान 2 माइक्रोगुलाम है। फिर एक्स अक्ष पर स्थित है। चलो वापस से बनाते हैं एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष, ठीक है, और ये उसका मूल बिंदु। और एक्स अक्ष पे कहां का स्थित है, 0, 2, 4 और 8 सेंटीमीटर पे। तो पहले मान ही दर्शा देते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये लास्ट वाला 8 मान लिया। ठीक है, एक्स अक्ष पे 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अपन आवेश बताएं कि एक तो यहाँ पर है 0 पर, एक 2 पर है, एक 4 पर है और एक 8 पर है। इनको नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। ठीक, फिर हमें क्या बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। अब इस 2 सेंटीमीटर पे बल कौन लगाएगा, तो हमने बोला बचे हुए आवेश लगाएंगे। बचे हुए कौन, 1, 2, 3, ये 3 आवेश जो है वो इसके ऊपर बल लगाएंगे। अब समझिए, ये ए वाला आवेश इस वाले आवेश, मतलब ये दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कैसा होगा, ऐसा इस तरफ जाएगा, प्रतिकर्षण का होगा, समान प्रकृति है। तो हमने बोला ये एफ ए बल जो है वो इस दिशा में लग रहा है। ठीक, फिर ये वाला आवेश देखो, ये सी वाला, ये इस दिशा में जा रहा है, यू प्रतिकर्षित करेगा ना, तो इस तरफ जाएगा, ये एफ सी। फिर ये डी वाले पर जो क्यू आवेश है वो भी इसे क्या करेगा बच्चों, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो ये होगा एफ डी। पता चल गया बल, एक बल इस तरफ है, 2 बल इस तरफ है। तो जो एक दिशा में कार्य कर रहे हैं वो दोनों बल तो जोड़ेंगे, और जो उनके विपरीत है उसको घटा देना। ठीक है, यही लॉजिक हुआ। तो हमने लिखा रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल, और वो भी किसके ऊपर, बी वाले आवेश पर, क्या होगा, एफ सी प्लस एफ डी। ये दोनों बल तो जुड़ जाने चाहिए, और इन दोनों में से किसको घटा देंगे, एफ ए को घटा देंगे बच्चों। फिर काम करते हैं, एफ सी क्या होगा, के, दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। ठीक है, बी और सी पे स्थित आवेश समान प्रकृति के हैं, तो क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। उनके मध्य की दूरी देखो, 2 और 4 के मध्य की दूरी कितनी होती है बच्चों, 2, और 2 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अगर मैं तरीके से लिखूं तो सेंटीमीटर है, तो 2 गुणा 10 की घात -2, और उसका क्या करना पड़ेगा, मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, चलो प्लस एफ डी। एफ डी क्या होगा, इसके और इसके बीच में लग रहा है ना, तो ये होगा के, आवेश परिमाण में समान है तो क्यू स्क्वायर हो गया। अब देखो दूरी, 2 और 8 के मध्य की दूरी सभी को पता है 6 होगी, और 6 सेंटीमीटर है, 10 की घात -2 मीटर में कन्वर्ट कर दिए, स्क्वायर, प्लस सॉरी माइनस आएगा। एफ ए क्या है भाई, इस तरफ जा रहा है, ए बिंदु पर स्थित आवेश का ऐसा। ठीक है, इन दोनों के मध्य की दूरी से होगा के क्यू स्क्वायर। देखो भाई ए कितना दूर है बी से, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 गुणा 10 की घात -2 और उसका क्या, स्क्वायर है। 10 की घात -2 कहां से आया बच्चों, दूरियां सेंटीमीटर में, इस बार उस वाले केस में मीटर में थी। चलो कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, दोनों समान थे परिमाण में, और एक माइनस का एक प्लस का। चलो अब इसके बाद में ये बच गया, आ गया आंसर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर बच्चों 36 होता है, 10 की घात -4 होगा।
ठीक है, चलो मान रख दो कैलकुलेशन के 9 गुणा 10 की घात 9, फिर Q का मान कितना दिया हुआ सवाल में 2 माइक्रोकूलम, तो 2 गुणा 10 की घात -6 गुणा 2 गुणा 10 की घात -6, फिर नीचे कितना 36 गुणा 10 की घात -4, 36 कैंसिल हो गया, 9 चौक 36 होते हैं ना, 36 से 36 कैंसिल। ठीक है, फिर ये सॉल्व करते हैं, चलिए ये कितना हुआ 6 से 12 हुआ, वो भी माइनस का, माइनस के 12 और 9, माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 ऊपर माइनस का 4 नीचे, काट दो भाई, कितना आएगा 10 की घात -3 और 10 की घात -4, बचेगा कितना 10, इतना ही बचेगा, मात्रक बल का क्या न्यूटन। ये तो आ गया परिमाण। दिशा कौन सी है बच्चों, देखो ये दो बल एक ही दिशा में लग रहे थे और एफ डी बच रहा है, एफ डी की दिशा देख लो इस तरफ है, प्लस का आई गैप या माइनस का आई गैप, माइनस का ही है, ये माइनस की एक्स और ये प्लस की एक्स, तो अगर सदिश रूप लिखना था तो मैं लिखता 10 आई कैप न्यूटन, या 10 न्यूटन आगे मैं आई कैप लगा दो दिशा। ठीक है, हो जाएगा ये सवाल भी, हो ही गया है, बचा क्या था। चलो अंतिम सवाल, और ये बेसिक पैटर्न है अंतिम सवाल, अगर आप देखोगे तो यहां पर हम फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। अब एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल में वैल्यू बेस्ड आ सकता है ना, उनकी जगह वैल्यूज दी हुई हो सकती है, यहां पर हम फॉर्मूला डिजाइन करेंगे भाई इस क्वेश्चन में। देखो क्या है, 4 समान आवेश प्रत्येक q मान का ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर स्थित हैं। तो सबसे पहले तो वर्ग बनाओ, ए बी सी और डी, और सारे के सारे आवेश जो है वो समान है, तो मैं q मान करके चल रहा हूं, ये बात ध्यान में रखना, q यहां पर भी q आवेशीय है, यहां पर भी q आवेशीय है, यहां पर भी q आवेशीय है। फिर ए भुजा वाले वर्ग के भुजा ए है, चारों कोनों पर स्थित है, प्रत्येक आवेश पर शेष आवेश के कारण परिणामी बल ज्ञात करो। प्रत्येक आवेश पर, लेट्स सपोज करो बी बिंदु पर स्थित आवेश पर शेष कौन से आवेश है, ए वाला, डी वाला और सी वाला, ये बचे हुए 3 आवेश इस वाले आवेश पर कितना बल लगा रहे हैं ये ज्ञात करना है। तो चाहे वो आप बी पर ज्ञात करो, चाहे वो सी पर ज्ञात करो, चाहे वो डी पे ज्ञात करो, चाहे वो ए पर ज्ञात करो, माने की आएगा, ये बात ध्यान रखना, सममिताकृति है। ठीक, कितना आएगा, इस बार कोने पे ज्ञात कर रहे हैं बच्चों, केंद्र पर नहीं ज्ञात कर रहे हैं, केंद्र पर तो शून्य आता है ना, अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते तो भी शून्य ही आता। चलिए तो इस वाले पर कितना बल लगेगा समझिए, तो हमने बोला कि सी बिंदु पर स्थित आवेश ऐसा बल लगा था उसके ऊपर, और इस वाले बल को हमने नाम दे दिया एफ सी। ठीक है, ए बिंदु पर स्थित आवेश ऐसा बल लगा था प्रतिकर्षण का। ठीक है, फिर डी बिंदु पर स्थित आवेश एफ डी इस दिशा में, तो ये 3 बल ऐसे लगते हैं और इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम पहले युग्म का निर्माण करेंगे, पहले एफ ए और एफ सी को सॉल्व करेंगे कि इनके कारण परिणामी बल कितना लग रहा है। वो वाला बल किसकी दिशा में जाएगा बच्चों, इस एफ डी की दिशा में जाएगा। क्यों जाएगा एफ डी की दिशा में, क्योंकि जब हम देखते हैं तो ये वाली लाइन बिल्कुल बीचों बीच से गुजरेगी वर्ग के अंदर, मतलब 45 डिग्री के एंगल से, यहां से भी 45 और यहां से भी 45 डिग्री। ठीक है, और ये दो परिमाण में समान बल है बच्चों, परिमाण में समान है, दोनों बलों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो इन दोनों का परिणामी भी बिल्कुल बीचों बीच से तो गुजरेगा, तो वो भी एक से 45 और दूसरे से 45 बनाएगा। तो इन दोनों का परिणामी किसका, एफ ए और एफ सी का परिणामी एफ ए सी, ये भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये दोनों सोल्व होकर के बना रहे हैं एफ ए सी, और अंत में बच गया एफ डी, तो ये दोनों बल एक ही दिशा में जा रहे हैं, अंततः इन दोनों बलों का योग करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम एफ ए एफ डी सॉरी एफ सी और एफ डी ज्ञात कर देते हैं कि ये परिमाण में कितने हैं। तो सबसे पहले एफ ए को देख रहा हूं मैं परिमाण में कि एफ ए बल कितना है, इसके कारण है ना, तो बल देखो इन दोनों के बीच में कितना, के Q1 और Q2 दोनों समान, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय मध्य की दूरी का वर्ग, मध्य की दूरी का वर्ग ए स्क्वायर। ठीक है, एफ ए आ गया। अब एफ सी देखो, एफ सी ये वाला,
आवेश अभी भी समान ही है। एफ सी बराबर कितना, के क्यू स्क्वायर, दूरी अभी भी उतनी ए स्क्वायर। मैं यही तो कह रहा था कि ये दोनों बल परिमाण में क्या है, समान है। देख लो ये परिमाण में समान है, ठीक है। एफ डी भी निकाल सकते हैं। एफ डी के लिए आपको ये दूरी चाहिए बच्चों, और ये दूरी आसानी से पता चल जाएगी। कर्ण है भाई इस त्रिभुज का, है ना, वर्ग में यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग देख लो डायरेक्टली, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा ही तो होगा। और फिर उसका क्या कर दो, अंडर रूट 2 स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और उसका क्या, अंडर रूट, ठीक है। चलिए, तो एफ डी अगर हम निकालते हैं तो एफ डी क्या आएगा, के, दोनों आवेश तो समान है क्यू और क्यू, तो ये क्यू का स्क्वायर हो गया। फिर उनके मध्य की दूरी का वर्ग, तो मध्य की दूरी थी अंडर रूट 2a स्क्वायर, और इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हट गया। तो सबसे पहले तो हमने ये समझा कि एफ ए का मान बराबर है किसके, एफ सी के, ठीक है। दूसरा, अगर एफ डी को देखें तो ये एफ ए का क्या है बच्चों, आधा है, दिख रहा है ना ये। तो ये इक्वेशन निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। अब देखो काम कैसे करेंगे। तो हमने बोला एफ सी तथा एफ ए का परिणामी बल, एफ सी तथा एफ ए का परिणामी बल कितना होगा भाई, सिंपल सा था, दो बल 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। परिणामी बल इन दोनों का अपन ने बोला था एफ ए सी है, क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। तो पी स्क्वायर की जगह अपन लिखेंगे एफ ए का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की जगह लिखेंगे एफ सी का स्क्वायर, प्लस 2p क्यू, तो 2f(a)(f)(c) कोस थीटा, कोस 90, कोस 90 आप सभी को पता है कितना होता है, 0, ठीक। तो ये वाला तो घटक ही हट गया। एफ और एफ सी दोनों परिमाण में बराबर है, तो एफ ए सी क्या आएगा, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर, कितना हो गया, 2f ए का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 एफ ए। एफ ए सी पता चल गया परिमाण में। अब अंतिम या फिर परिणामी बल देखेंगे अब बी पर, क्योंकि एफ ए सी और एफ डी दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो हमने लिखा बी बिंदु पर स्थित आवेश पर परिणामी बल कितना होगा, देखो, तो हमने लिखा एफ रिजल्टेंट और दोनों बलों का योग, मतलब एफ ए सी प्लस एफ डी। एफ ए सी कितना है, तो हमने लिखा अंडर रूट 2 एफ ए। एफ डी कितना है, एफ डी देखो, एफ ए बटा 2, एफ ए को कॉमन ले लो, तो रूट 2 प्लस 1/2, और यहां पर क्या आ गया, एफ ए, रूट 2 प्लस 1/2, तो ऐसा का ऐसा बच्चों, एफ ए के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से परिणामी बल ज्ञात किया गया। ये फॉर्मूला बन गया। अब एग्जाम में क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो आपको बोलेगा क्यू और ए का मान दे देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलो, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल्स लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी किसी न्यूमेरिकल के अंदर इशू है तो व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, आप उस न्यूमेरिकल को फोटो खींच करके भेज दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना है।